ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयो रे बन में। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया है। मैं आपको इस पार्ट का सेशन आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, भली भांति करा दिया है। सवाल उठता है कि आप किस प्रकार से उसके प्रश्न का उत्तर बनाइएगा। बच्चों, फेयर करना बहुत ही जरूरी है। यह सबूत होता है कि आप उस क्लास में पढ़े हैं, उस कक्षा में पढ़े हैं, तो परीक्षा में भी नंबर लाने के लिए जरूरी होता है। और जब बच्चे जो है, भले ही कितना भी ऑनलाइन ज़माना आ जाए, लेकिन लिखने का ज़माना अभी भी है, तो परीक्षा में आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा। तो अपने लिखावट को भी बढ़िया कीजिए, बेहतर कीजिए और बेहतर तरीके से फेयर बनाइए। प्यारे बच्चों, में सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, वो भी हस्तलिखित, जो पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये भूगोल जो है, ज्योग्राफी का इकाई एक, अध्याय एक, जनसंख्या चैप्टर है प्यारे बच्चों, जिसका जनसंख्या में आपको वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन पढ़ना था, जो मैंने पढ़ा दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना था, जो मैंने करा दिया है। अब है सब्जेक्टिव। तो प्रश्न 2, प्रश्न 1 में ऑब्जेक्टिव ही है आपके एनसीईआरटी पुस्तक में। तो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिएगा कितना बड़ा है। प्रश्न क्या है कि भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट करें। मतलब क्वेश्चन का मतलब समझा जाता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के वितरण में जलवायु की क्या भूमिका है। प्यारे बच्चों, प्रश्न का भी अर्थ समझ के उसको बनाना चाहिए। तो प्रश्न रटने से याद नहीं होते हैं, उत्तर आप समझ चुके होंगे पाठ को, तो अपने मन से आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, जो जनसंख्या, इसका उत्तर क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक जैसे वर्षा, अतिशीत, तापमान, आर्द्रता मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जनसंख्या का वितरण में जलवायु का घटक क्या क्या है, वर्षा है। जहाँ खूब ज़्यादा दिन रात वर्षा होती होगी, वहाँ जनसंख्या कम बसेगी। या फिर जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं होगी, वहाँ पर भी जनसंख्या कम बसेगी। जहाँ खूब ठंड पड़ता होगा, वहाँ भी जनसंख्या कम बसेगी। और जहाँ खूब गर्मी पड़ता होगा, वहाँ भी जनसंख्या कम पड़ेगा। जिस चीज़ से व्यक्ति को रहने में, अनुकूल होने में समस्याएं होगी, तो वहाँ पर लोग कम जाएंगे। तो तापमान, आर्द्रता भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब जैसे आप देखिए, राजस्थान का थार क्षेत्र, वहाँ पर केवल रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, जिसके चलते वहाँ पर जनसंख्या कम है। फिर मेघालय और सुंदरबन जो क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा वर्षा होने के चलते जनसंख्या कम है। जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख, वहाँ ज़्यादा ठंडी होने के चलते जनसंख्या कम है। इससे क्या पता चलता है, 30 शब्द में ही उत्तर देना था बच्चों। तो जनसंख्या के वितरण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 है कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, भारत में 68.84% जनसंख्या कहाँ रहती है, तो 6,40,867 गाँव में रहती है। इस बात को याद रखिएगा। तो केरल और महाराष्ट्र के कुछ गांव हैं जिनकी आबादी 17,000 तक होती है। आपको पता है जी, 17,000 आबादी बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। तो एक एक गांव जो केरल महाराष्ट्र में है, कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 17,000 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा उत्तर भारत के गांव में भी विशाल जनसंख्या रहती है। अब आप सोचिए कि इतनी विशाल जनसंख्या वहाँ पर क्यों रहती है। तो इसका भी प्यारे बच्चों उत्तर होगा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता है। और जहाँ जहाँ लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है प्यारे बच्चों, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। तथा प्राथमिक
क्रियाओं में संलग्न के कारण निर्धारता इनका प्रमुख उत्तरदायी कारण है। तो आप समझते होंगे जहाँ गरीबी होगी वहाँ जनसंख्या कम होगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ जनसंख्या भी अधिक है। आप जो है भूगोल उठाकर देख लीजिए कि जहाँ भी गरीबी ज़्यादा है जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है। अन्य देश का भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी अधिक है यहाँ पर, वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। तो आगे है बच्चों 3 नंबर प्रश्न कि भारत के कुछ राज्यों में, जो भारत के कुछ राज्य है, तो भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, मतलब मजदूरों की संख्या वहाँ पर अधिक क्यों है। इसका मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों। इसका जवाब क्या होगा कि देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। अब जहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है, वहाँ घर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, सड़क बनाना है, तो वहाँ श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर पूरा विकास हो गया है, बिल्डिंग सब चीज़ बन चुका है, वहाँ श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की, है ना, आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। यारे बच्चों यही कारण है कि जितना पहले मजदूरी मिलता था हरियाणा, पंजाब, वहाँ का विकास लगभग हो गया। तो खास तौर पर घरेलू कामगार ही ज़्यादा होते हैं, जो खास तौर पर बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते हैं, मजदूरी ईंटा वगैरह ढोते हैं, मजदूर का काम करते हैं, तो उनको बढ़िया से रोजगार अब बिहार जैसे और झारखंड में ही मिल जा रहा है। तो बहुत लोग जो है यहाँ पर अब घर यहाँ पर बनना शुरू हो गया है, विकास यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इस तरह से यहाँ आर्थिक विकास निम्न स्तर का है, तो यहाँ पर श्रम सहभागिता की दर ऊंची है। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न स्पष्ट करना है। 4 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो भारत की कुल जनसंख्या, इसका उत्तर क्या है, का कितना प्रतिशत कृषि मजदूर है, तो 58.2%। जब इस पाठ को मैं पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि किसान और खेती पर आधारित जो मजदूर होते हैं उनके परिवार को, ये कृषि मजदूर कितने होते हैं, जो टोटल मजदूर है उनमें 58% से ज़्यादा मजदूर कृषि मजदूर ही है प्यारे बच्चों। ये जबकि केवल 37.6% श्रमिक विनिर्माण और 4 श्रमिक घरेलू और अन्य व्यापार वाणिज्य में कार्यरत है। तो इससे पता चलता है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का योगदान सबसे अधिक है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि कृषि सेक्टर से अब जो है संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है, उद्योग में और विनिर्माण में लोग अब ज़्यादा जा रहे हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्द में देना है। ये 2 नंबर प्रश्न का जो प्रश्न था उसका मैं जवाब दे दिया। अब जो है आपका सब्जेक्टिव में 3 नंबर प्रश्न है, 2 ही प्रश्न है जिसका 150 शब्द में उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना की जाइए। 5 नंबर वाला प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, और इसके पहले वाला जो मैं बता रहा था वो 2 नंबर वाला था, तो इसको 150 शब्द में लिखना होता है। तो घनत्व के स्थानिक वितरण देखना है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा बांटा जाता है प्यारे बच्चों। ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर है, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप जब भी प्रश्न उत्तर देखिए तो किताब और कॉपी अपने साथ में रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना फेयर बना सकते हैं। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, किसके अनुसार, 2001 के अनुसार। किंतु अब कितना हो गया है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या वितरण सब जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पर काफ़ी घने लोग बसे हैं, यानी कि कम जगह में ही ज़्यादा लोग बस गए हैं। कभी कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ ज़्यादा जगह है लेकिन लोग कम बसे हैं। तो ये समानताएं हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में जाइए ना, वहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर
के इलाका में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन दिल्ली में अब कितना हो गया 11,297 व्यक्ति, यानी वहाँ पर सीधे कितना कहाँ ओनली 17, केवल 17 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में ही 11,297 व्यक्ति रहते हैं, अर्थात जितना 17 व्यक्ति के लिए अरुणाचल प्रदेश में जमीन होता है उतना दिल्ली में 11,297 लोगों के लिए होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि राज्यों में यह बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व है 1102, यह काफी ऊंचा घनत्व है प्यारे बच्चों। पश्चिम बंगाल में कितना है 1029, तो पश्चिम बंगाल का घनत्व है 1029। उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है 829, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829। केरल में 859 है और तमिलनाडु में 550 है। प्यारे बच्चों देखिएगा, जो अमीर राज्य विकसित राज्य होंगे वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होगा। तमिलनाडु केरल यहाँ पर जनसंख्या जो है घनत्व कम है, तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि अब जैसे तमिलनाडु आप देख लीजिए, तो तमिलनाडु में एक आदमी के लिए जितना जमीन है बिहार में 2 आदमी के लिए उतना जमीन है। और भले ही उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जो आबादी वाला राज्य है, आप देखिए जनसंख्या अलग चीज हो गया, जनसंख्या घनत्व अलग चीज हो गया। जनसंख्या का मतलब पूरा लोगों की गिनती, और जनसंख्या घनत्व का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग आ रहे हैं, मतलब एक आदमी के हिस्सा में कितना जमीन पड़ रहा है। तो यूपी में भले ही ज़्यादा जनसंख्या है बिहार से, लेकिन वहाँ लोगों की जो हिस्से में जो जमीन आती है ना भूमि, वह बिहार के लोगों से लगभग 1.5 गुना अधिक है। अर्थात अगर 1 बीघा जमीन जो है बिहार के लोगों का हिस्सा पड़ता है एक व्यक्ति का, तो यूपी में 1.5 बीघा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन की विवरण दीजिए कि यहाँ के लोग जो है किस तरह से, इनकी जनसंख्या किस किस व्यवसाय में ज़्यादातर जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, तो उसका उत्तर होगा कि जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का तात्पर्य किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवा अथवा किसी कार्य के बदले आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है, जिसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो भारत में आप समझिएगा द्वितीयक और तृतीयक, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्र होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि सेक्टर आता है। तो भारत में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है। अर्थात मजदूर जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में है, जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है। और देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में भारत के कृषि सेक्टर के श्रमिकों में गिरावट दर्ज हुई है। अब क्या हो रहा है कि अब लोग जो है कृषि क्षेत्र से अब अलग हट के किस क्षेत्र में जा रहे हैं? साथ ही साथ द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अर्थात द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में ही लोग जा रहे हैं, अपना काम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। पहले इनकी मात्रा कम थी, लेकिन अब बढ़ रही है। इनका विकास तेजी से हो रहा है। और कृषि क्षेत्र में चूंकि किसानों को कोई अब खेती से लाभ होता नहीं है, तो उसमें मजदूरों की संख्या भी घट रही है। अगला है कि विभिन्न सेक्टर में श्रम विभिन्नता भी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न सेक्टर में श्रम विभिन्नता, जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश व नागालैंड में किसानों की संख्या अधिक है ना? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में किसानों की संख्या अधिक है। और यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। बिहार के मजदूर काम करने के लिए अगर पंजाब में नहीं जाए, हरियाणा में नहीं जाए, हिमाचल प्रदेश में नहीं जाए, वहाँ खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर मजदूर कम है, किसान ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, तो इसके बाद आप लोग समझिएगा कि
अच्छा, 4 नंबर है कि कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक व कृषि मजदूर है। सबसे ज़्यादा कृषि मजदूर है और उसके बाद बाकी में अन्य लोग हैं। पुरुष श्रमिकों की संख्या में स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टर में अधिक है, यानी कि मजदूरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिला मजदूरों की संख्या कम है। तो आप लोग समझ गए कि ये जो प्रश्न था कि भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन का विवरण दीजिए, अर्थात किस तो जनसंख्या भारत की जनसंख्या किन किन व्यवसाय में लगी हुई है, तो इसका विवरण खत्म हुआ। इस प्रकार से आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपका कमेंट पढ़ने के लिए हमेशा से बेकरार रहता हूँ। जो कुछ भी आपको पढ़ना है मुझको एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार हूँ। पढ़ाना तो दूर की बात है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं।